हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण में हार्दिक स्वागत है। तो हमने चैप्टर 1 से लेकर 9 तक सभी चैप्टर्स की व्याख्या और उनके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करा रखा है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हम 10वें अध्याय गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सामान्य जानकारी की बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है। तो देखो, आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें ऊपर से सेब नीचे की ओर गिर रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी पर ऊपर जाने के बाद पुनः नीचे धरती पर आती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी बात को हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। तो हम बात करें कि साधारण शब्दों में कहे तो वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यानी चित्र में आपको जो ऊपर से नीचे की ओर सेब आती हुई दिखाई दे रही है पृथ्वी की ओर, वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके लिए एक बल कार्य कर रहा है। और वो बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? एक बल के द्वारा आकर्षित करती है और उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। दूसरे शब्दों में कहे, परंतु विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड में सभी वस्तु एक दूसरे को एक अदृश्य बल से आकर्षित करती है और इस अदृश्य बल को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। मतलब यहां पर चित्र में तो हमें यह दिख रहा है कि सेब ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब पृथ्वी उस सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्या वास्तव में पृथ्वी ही केवल आकर्षित करती है? तो नहीं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। और वो आकर्षण बल हमें वास्तव में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो उस अदृश्य बल जो हमें दिखाई नहीं देता, उस बल को ही कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है और आकर्षित करने वाले उस बल को, उस आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखें, आपके सामने ये सबसे ऊपर चित्र दिया गया है, ये न्यूटन साहब का है, जिन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी थी। तो इनके मन में एक विचार आया कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे धरती पर क्यों आती है। इसका उन्होंने अनुभव कब किया? जब वो एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि सेब है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। तो न्यूटन ने सोचा कि आखिर ये जो सेब है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या कारण जिम्मेदार है। तो इन्होंने इसके बारे में काफी रिसर्च किया और इन्होंने क्या किया? एक नियम प्रतिपादित किया और बताया कि ऐसा किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जो किसी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और इन्होंने बताया कि इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तु ऊपर फेंकने पर या ऊपर से छोड़ने पर वो कहां पर आकर गिर जाती है? पृथ्वी की ओर आकर गिर जाती है, न कि वो ऊपर चली जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो वो कौन थे? सर आइजक न्यूटन। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में खोज की और इससे संबंधित कई सारी अवधारणाएं और नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक, आगे बात करते हैं हम कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अगर पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो फिर चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाती? ठीक है, यानी अगर हमने देखा कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती है। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो फिर चंद्रमा पृथ्वी पर आकर क्यों नहीं गिरता? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो इसको समझने के लिए एक हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या कर रहे हैं आप अच्छे से समझे, बिल्कुल मैं अच्छे से आपको पूरा तरह समझा दूंगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति कैसे करता है और वो पृथ्वी पर आकर क्यों नहीं गिरता। तो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें देखो क्या कर रहे हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक लड़का हाथ में एक डोरी है, ये क्या है, ये डोरी या रस्सी है, ठीक है। और यहां पर क्या बंधा हुआ है, यहां पर एक बंधा हुआ है पत्थर, छोटा क्या बंधा हुआ है, पत्थर बंधा हुआ है, ठीक है। तो क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, एक पतली रस्सी लेते हैं और उसका एक टुकड़ा लेकर उसके एक सिरे पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्थर बांध देते हैं। एक रस्सी का टुकड़ा लेते हैं और उसके एक सिरे पर क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्थर बांध देते हैं। और रस्सी का दूसरा सिरा जिस पर हमने कुछ नहीं बांधा है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब उस रस्सी के टुकड़े को हम एक वर्ताकार पथ यानी बिल्कुल ऊपर ऐसे गोल गोल क्या करते हैं, घुमाते हैं। अब कुछ समय तक घुमाने के बाद हम रस्सी को क्या कर देते हैं, हाथ से छोड़ देते हैं। यहां से हाथ को क्या करेंगे, हम यहां से हाथ को छोड़ देंगे। अब जब हम रस्सी के दूसरे सिरे या छोर को हाथ से छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि जो दूसरे सिरे से बंधा हुआ पत्थर था वो रस्सी के साथ में एक सीधी रेखा में कुछ समय के लिए क्या करता है, गमन करता है और फिर नीचे की ओर गिर जाता है। मतलब पहले रस्सी को आप अपने हाथ में पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाओ और कुछ समय घुमाने के बाद इस हाथ को आप इस हाथ से रस्सी को छोड़ दो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो पत्थर है वो बिल्कुल ऐसे कुछ सीधी रेखा में गति करेगा और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्या समझा हमने एक उदाहरण लिया है जिसमें हम एक रस्सी का टुकड़ा ले रहे हैं और रस्सी के एक टुकड़े पर हम छोटा सा पत्थर बांध के उसको क्या कर रहे हैं, हाथ से एक गोलाकार चक्कर में घुमा रहे हैं और कुछ समय बाद घुमाने के बाद हम अपने हाथ से उस डोरी को छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पत्थर जो रस्सी के साथ बंधा हुआ था वो उस रस्सी के साथ में कुछ समय के लिए एक सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है, एकदम सीधी रेखा में गति करता है और फिर नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है। अब देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम समझते हैं। तो देखो इसकी हम व्याख्या पढ़े तो रस्सी को छोड़ने से पहले जब हमने रस्सी नहीं छोड़ी थी तो हम क्या देख रहे थे कि जो बंधा हुआ पत्थर था वो एक वर्ताकार पथ पर, किस पर, एक वर्ताकार पथ पर, ये जो आपको चित्र दिख रहा है डॉट डॉट, इस वर्ताकार पथ पर क्या कर रहा था, एक निश्चित साल से, कौन सी, एक निश्चित स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा था, वो गति कर रहा था, ठीक है। और गति करने के साथ साथ प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा क्या हो रही थी, प्रत्येक बिंदु पर पत्थर की गति की दिशा क्या हो रही थी, बदल रही थी। ये तो आपको भी दिख रहा है कि जैसे पत्थर की पहले दिशा इस तरफ थी, फिर देखो इस तरफ आ गई, इस तरफ, यानी प्रत्येक बिंदु पर पत्थर की जो गति की दिशा है वो क्या हो रही है, वो बदल रही है, ठीक है। ये हमने यहां से देखा। अब देखो, अब जब दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, दिशा में परिवर्तन होने का मतलब क्या है, वेग परिवर्तन या त्वरण हो रहा है। दिशा में परिवर्तन होने का मतलब क्या है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड में दिशा नहीं होती, क्योंकि चाल तो कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। लेकिन जब दिशा में परिवर्तन हो रहा है मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है, वेग परिवर्तन की बात हो रही है, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन बटे में समय, है ना। और यहां पर देखो चाल के साथ दिशा है और चाल के साथ दिशा जब होती है तो उसे हम चाल न कह के क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और यहां पर बार बार उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। अब यहां पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है मतलब उसकी वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब जो वेग में परिवर्तन है वो अपने आप तो हो नहीं रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कोई ना कोई बल जिम्मेदार है। और उस बल के कारण ही उस पत्थर की जो दिशा और वेग है, पत्थर का जो वेग है वो बार बार वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई ना कोई बल जिम्मेदार है। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण होगा। और वो त्वरण ही इस वस्तु को इस वर्ताकार पथ में क्या कर रहा है, गतिशील रख रहा है। और ये जो लगने वाला बल है वो लगने वाला बल कहां पर लगता है, लगने वाला बल केंद्र की ओर लगता है। इसी कारण से वो वस्तु एक गोलाकार मार्ग पर क्या कर रही है, या एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है। तो इस केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल या केंद्राभिसारी बल कहते हैं। यह आपको याद रखना है। एक वस्तु जो इस वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रही है उस
वर्ताकार वस्तु पर एक केंद्र की ओर बल लग रहा है और केंद्र की ओर इस लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल या केंद्राभिसारी बल कहते हैं। देखो जैसा आपको ये चित्र दिख रहा है, ये समझ लीजिए पत्थर है, ठीक है, ये यहां पर रस्सी से बंधा हुआ था, ठीक। अब ये वर्ताकार मार्ग पर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो बार बार इसका क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, यानी वेग में परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा तो मतलब वेग में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, किसी बल के कारण, और वेग में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये जो बल जो इस वस्तु को इसके केंद्र से बांधे रख रहा है, इस बल को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल, जो इस वस्तु को केंद्र के साथ बांधे हुए है और जिसके परिणाम स्वरूप ये वस्तु एक वर्ताकार मार्ग में क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। और जैसे ही इस रस्सी को आपने छोड़ दिया तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। और अभिकेंद्रीय बल जब समाप्त हो जाएगा तो ये वस्तु कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से क्या समझ में आया कि रस्सी को जब हम छोड़ देते हैं तो केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है, जिसे हम अभिकेंद्र या केंद्राभिसारी बल कह रहे हैं, वो बल क्या हो जाता है, वो बल हो जाता है अनुपस्थित, यानी कि समाप्त हो जाता है या शून्य हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस वस्तु को हमने हाथ से छोड़ दिया, अब उसका कोई केंद्र ही नहीं है। अब इस रस्सी को हमने अगर यहां से छोड़ दिया तो इसका केंद्र ही समाप्त हो गया। अब ये वस्तु वर्ताकार मार्ग में चक्कर नहीं लगाएगी, बल्कि एक सरल मार्ग में चक्कर लगाते हुए कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगी। तो जब हम रस्सी को छोड़ देंगे तो केंद्र की ओर जो बल लग रहा था वो बल क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। और इस बल की अनुपस्थिति में जो रस्सी से बंधा हुआ पत्थर था वो क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए एक सरल रेखा में गतिशील हो जाएगा, यानी कुछ इस दिशा में रस्सी के साथ क्या करेगा, गति करेगा। और यह जो सरल रेखा है वो उस वृत्तीय पथ पर क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। यानी ये जो पत्थर गति कर रहा है ये एक सरल रेखा में गति करेगा और वो सरल रेखा इस वर्ताकार मार्ग पर क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। इसका मतलब क्या है, देखो ये कुछ इस तरह, जैसे हम पत्थर को यहां से ये रस्सी से बंधा हुआ था, समझ लीजिए जब इस स्थिति पर था तो हमने यहां से रस्सी को छोड़ दिया तो जो केंद्र की ओर लगने वाला बल था वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। तो पत्थर अगर इस दिशा में घूम रहा होगा तो बिल्कुल इस तरह एक सरल रेखा में क्या करेगा, कुछ समय के लिए गति करेगा। और अगर इस दिशा में घूम रहा होता तो ये कुछ इस तरह इस दिशा में क्या कर रहा होता, गति कर रहा होता। और कुछ इस तरह कुछ समय के लिए गति करने के बाद ये नीचे की ओर गिरना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि जब हम रस्सी को छोड़ देंगे तो केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है वो समाप्त हो जाएगा। और जब बल समाप्त हो जाएगा तो जो रस्सी से बंधा हुआ पत्थर था वो कुछ समय के लिए सरल रेखा में क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। और ये जो सरल रेखा है वो उस वर्ताकार पथ पर या मार्ग पर एक स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां तक हमने क्या समझा, इसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति क्यों करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें जो पीछे बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, ये बीच में क्या है, बीच में ये पृथ्वी दी हुई है, ठीक है। समझ लीजिए ये आपका वही केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। और यहां पर देखो ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है। और जब चक्कर लगा रहा है तो बार बार इसकी दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और दिशा में परिवर्तन होने का मतलब है इसमें क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। और जब वेग परिवर्तन होगा तो इसके लिए कोई ना कोई क्या होगा, बल जिम्मेदार होगा। और वो बल कौन सा होगा, अभिकेंद्रीय बल। और उस बल के कारण ही ये चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। यानी ये बल ही है जो चंद्रमा को पृथ्वी के केंद्र से क्या हुआ है, बांधे हुआ है। तो देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चंद्रमा की गति भी रस्सी में बंधे हुए बिल्कुल धागे की तरह है। रस्सी में बंधा हुआ जो धागा था उस रस्सी में बंधे हुए बिल्कुल पत्थर की तरह है, सॉरी धागे की तरह नहीं, बिल्कुल पत्थर की तरह है, ठीक है। रस्सी में बंधे हुए बिल्कुल पत्थर की तरह है, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले बल, जिसे अभिकेंद्र बल या केंद्राभिसारी बल कह रहे हैं, उससे क्या हुआ है, उससे बंधा हुआ है। जिस तरह अभी हमने देखा था
कि रस्सी के अंदर जो पत्थर था वो किसके कारण बंधा हुआ था, वो उस अभिकेंद्रीय बल के कारण बंधा हुआ था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर जो चंद्रमा है वो भी उसी अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के केंद्र से बंधा हुआ है, और इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग या पथ पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और अगर ये बल समाप्त हो जाए तो अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में ये चंद्रमा भी रस्सी में बंधे हुए बिल्कुल पत्थर की तरह मुक्त होकर एक सरल रेखीय दिशा में क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। आया समझ में? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अभिकेंद्रीय बल। वो अभिकेंद्रीय बल ही है जो चंद्रमा को पृथ्वी के केंद्र से क्या हुआ है, बांधे हुआ है। अगर ये अभिकेंद्रीय बल समाप्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस पत्थर की तरह चंद्रमा भी एक सरल रेखा में कुछ समय के लिए गति करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आज जो भी हमने पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो, अब इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जिस तरह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। किसके कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक उसी प्रकार जितने भी ग्रह है, सभी ग्रह वो किसके, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आपको कोई पूछे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, तो इसका कारण भी वही है जो चंद्रमा के लिए पृथ्वी का है। ठीक है, कि जिस तरह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह बाकी जितने भी ग्रह है वो सब ग्रह इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, चूंकि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अतः सूर्य भी अपनी सभी ग्रहों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी पिंड है वो सारे पिंड क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इसी कारण जो सूर्य है, सूर्य भी उसी अभिकेंद्रीय बल के कारण सभी ग्रहों को अपने केंद्र की ओर क्या हुआ है, बांधे हुआ है, या सभी ग्रहों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और इसी आकर्षण बल या अभिकेंद्रीय बल कह लो या गुरुत्वाकर्षण बल कह लो, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सभी ग्रह है वो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।